नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सियासत तेज। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा दावा, लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिला तो मोदी शाह टीडीपी, जदयू और एलजेपी को तोड़ देंगे। जम्मू से आतंकियों को खत्म करने का केंद्र का बड़ा प्लान। अमित शाह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग। एनएसए, डोभाल और आईबी चिप समेत बड़े अफसर हुए शामिल। दिल्ली में जल संकट को लेकर मचा हाहाकार। जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, बोली पानी के लिए हो रही बड़ी साजिश। चुनाव बाद ईवीएम पर फिर मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, बोले भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स, किसी को भी इसकी जांच की इजाजत नहीं। कर्नाटक में बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दाम। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने शुरू की वसूली। जनता पर टैक्स का भार बढ़ाकर जुटाएगी पैसा। सबसे पहली खबर में बात लोकसभा स्पीकर पर बचे बवाल की। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गठबंधन सहयोगियों को तोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर एनडीए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का समर्थन नहीं करता है तो इंडिया ब्लॉक लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए टीडीपी उम्मीदवार का समर्थन करेगा। ये तो अब बयानबाजी तेज हो गई है। आखिर संजय राउत ने ये बड़ा दावा क्यों किया है? देखिए, ये बेकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि अभी सरकार गिरी, अभी वो सरकार बना डालेंगे। भाई, जेडीयू ने आज क्या कह दिया? जेडीयू ने साफ कर दिया कि मोदी ही तय करेंगे स्पीकर कौन होगा। मामला खत्म। मामला वहीं पे खत्म हो गया। जब जेडीयू ने एक घोषणा कर दी ऑफिशियली कि गलत परंपरा को नहीं लगाया जा सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने स्पीकर का चुनाव करेंगे और हम उसका साथ देंगे। अंदर से पीड़ा हो रही है कि सरकार तो 5 साल चल जाएगी, मजबूत सरकार बन जाएगी, इनको 5 साल तक किसी तरह से रोना पड़ेगा, स्पीकर अपना हो जाएगा। तो फिर ये आप ये समझे क्यों चाहिए इनको स्पीकर, नॉन बीजेपी स्पीकर, कि ताकि बाद में खेल कर सके, बाद में खेल कर सके। ये सब कुछ नहीं होना है। बात बहुत ही क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपने कैबिनेट को चुना, जिस तरह से 2014 में चुना, 2019 में चुना, उसी तरीके से 2024 में भी चुना और वही तय करेंगे कि स्पीकर कौन होगा। क्योंकि अब तो उसमें और कैलकुलेशन इनको समझ में नहीं आती। 303 सांसदों का समर्थन है प्रधानमंत्री मोदी को। आप अगर दोनों को बाहर भी कर देते हैं तब भी आप उसके जगह पे पहुंचे रहते हैं। अब 293 संख्या नहीं है ना, अब संख्या 303 है। अब इस 303 में आप दोनों पार्टियों को अलग भी करते फिर भी 275 संख्या है। तो सरकार कहीं जा नहीं रही। ये बेसिक कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो ये विपक्ष वाले खंबा नोच रहे हैं, कुछ दिन के बाद सर पीटेंगे, लेकिन होगा वही इस सरकार में जो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे। जी, अगली खबर में बात अमित शाह की मीटिंग की। हाल ही में जम्मू क्षेत्र में आतंकी हमले की घटना और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरते। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोभाल, गृह सचिव, आईबी प्रमुख, रॉ प्रमुख, एनआईए के डीजी, सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी, सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज तो हाई लेवल मीटिंग हुई है। देखिए, ये जिस लेवल की मीटिंग हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है।
इसका मतलब है कि जिस तरीके से तीर्थयात्रियों के ऊपर हमला हो रहा है, आतंकी हमला हो रहा है, उसके ऊपर सरकार बहुत ही सख्त है। जो कुछ फैसला लिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बहुत सारी चीजें तो बताई नहीं जाएगी जो ऑपरेशनल डिटेल्स है जी। लेकिन एक बात तो साफ है कि आतंकवादियों की मदद करने वाला कोई बचेगा नहीं। आतंकी भी नहीं बचेंगे, उसको समर्थन देने वाला, उनको हिंदुस्तान के अंदर में जगह देने वाला, सपोर्ट बेस तैयार करने वाला, ये सारे लोग अब रडार पे है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जरूरी भी था कि एक मैसेज देना जरूरी है कि चुनाव खत्म होने के बाद से ये अचानक से उन इलाकों में भी हमले शुरू हो गए जहां पहले नहीं हुआ करता था। मतलब ये लोग कुछ प्लान में हैं, उस प्लान को बिल्कुल जड़ से ही खत्म करने की आवश्यकता है। बीएसएफ भी थी वहां पे, सारे बॉर्डर को भी टाइट करना है और अंदर जो बैठे जयचंदों का जो एक पूरा समूह है उसको भी टाइट करना है। आप देखिए, मीटिंग से पहले ही खबर आ गई थी कि यूएपीए के तहत अरुंधति राय को जो है नापा गया है, बहुत सारे लोगों को पीड़ा हो रही है। ये चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, एनजीओ वाले हों, ये लोग जो जिहादियों के साथ खड़े नजर आते हैं उनको भी टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह का कोई नया कानून जरूर इस बार पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जी। इस खबर में बात दिल्ली में जल संकट की। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। उन्होंने इस विषय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा और दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। जल मंत्री ने बताया कि कल साउथ दिल्ली की पाइपलाइन में साजिशन 6 वोल्ट काट दिए गए थे। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र के कारण ही साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। ये नए नए आरोप लगाने से क्या होगा? भाई, आपको जो आरोप लगाया जा रहा है कपिल मिश्रा की तरफ से, उसके बारे में कोई जवाब है कि मुस्लिम इलाकों में पानी सरप्लस में जा रहा है, हिंदी इलाकों में जो है जहां हिंदू रहते हैं, हिंदू बहुल इलाकों में वहां पानी की कमी हो रही है। जितने वीडियोस आ रहे हैं वो सब हिंदू इलाके से ही आ रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में जो है वो पानी दिया जा रहा है। ये कपिल मिश्रा का आरोप है, वो साक्ष्य और सबूत के साथ उसने ये आरोप लगाया है कि कैसे धर्म के नाम पे भी पानी का बंटवारा हो रहा है और ये आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी के ऊपर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप कुछ एक्शन ले टैंकर माफिया के खिलाफ। ये लोगों ने कह दिया कि भाई हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो दिल्ली पुलिस को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही तो ये पैतरेबाजी शुरू कर दिया कि भाई लीकेज हो रहा है, हमें सुरक्षा चाहिए पाइपलाइंस की। भाई आपके स्टाफ क्या कर रहे हैं? दिल्ली जल बोर्ड का काम है ना मेंटेन करना, या उनको मालूम ही नहीं चलता है? जब सोशल मीडिया में तस्वीरें आती है, वीडियो आता है कि यहाँ पानी लीक हो रहा है, यहाँ पानी लीक हो रहा है, यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, तब आप उसको कोई साजिश का रूप बता देते हो। उसमें पुलिस है, भाई अपने डिपार्टमेंट को चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, लेकिन ये लोग सेवा भाव से तो काम करते नहीं है। इनको हर चीज़ में राजनीति करनी है, हर चीज़ में बीजेपी कांग्रेस के सिर पे जो है ठीकरा फोड़ना है। तो यही इनकी आदत है, वो चलते रहेगी। बारिश तक का इंतज़ार कीजिए। दिल्ली की जनता ने ऐसी सरकार को चुना है और बार बार चुना है, तो जैसा आप फैसला करेंगे वैसी सरकार आपको मिलेगी। तो ये सरकार जो है अपने हिसाब से कर रही है काम। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और अब बात ईवीएम पर मचे बवाल की। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए ये मुद्दा गायब सा हो गया। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है।
फिर से ईवीएम पर रोना क्यों? देखिए, राहुल गांधी पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के चुनाव के ऊपर सवाल खड़े करना चाहते हैं। अब वो बता सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कह दिया भाई ब्लैक बॉक्स है, किसी को जो है टेस्ट करने नहीं दिया जाता, किसी को कुछ नहीं। भाई 51 बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है और हर बार ये एंटी ईवीएम लॉबी जो है ये मुंह की खाए हैं, हर बार हारे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी इतनी बहादुर है, राहुल गांधी इतने बहादुर हैं, इतने अक्लमंद हैं, इतने बड़े ज्ञाता हैं ईवीएम के, तो जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से चैलेंज फेंका गया था कि आप आइए, ईवीएम रखा हुआ है, इसको आप मैनिपुलेट करके साबित कीजिए, तब तो कोई कांग्रेसी वहां नहीं गया। आपने लंदन में किसी एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति के चक्कर में कपिल सिब्बल को भेज दिया था कि वो लाइव दिखाएगा कि कैसे इंडियन ईवीएम को जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। 5 मिनट में उसकी भी पोल पट्टी खुल गई। भाई कोई आदमी बताएगा कि किस तरीके से उसको हैक किया जा सकता है। और रही बात एलन मस्क की, उसकी क्या जानकारी है, नहीं जानकारी, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब कंट्रोवर्सी इतना बना है तो एलन मस्क जरूर अपने विचारों को जो है रीथिंक करेंगे। क्यों? क्योंकि कैसे आप एक मशीन जिसमें न कोई ब्लूटूथ है, न कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना उसका कोई दुनिया से कोई, ये जो ईवीएम मशीन्स है वो कहलाते हैं स्टैंड अलोन मशीन्स। सब अपने आप में सफिशिएंट, बाहर से उसमें कुछ नहीं जाता। आप कैसे उसको मैनिपुलेट करोगे? ये बार बार सवाल और बार बार एक से एक अक्लमंद लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और हर बार उनकी हार हुई है। लेकिन फिर भी ये आदत क्या है? ये आदत है कि भाई आप हार मानने को स्वीकार नहीं कर रहे, आप हार मानना नहीं चाहते। आप कहते कि हम जीत गए, जनता ने, राहुल गांधी को दिमाग में कि जनता ने हमें तो चूज कर लिया था, लेकिन ईवीएम में हम हार गए, यही साबित करना चाह रहे हैं ना। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी बैड लूजर। जो लोग हार को स्वीकार नहीं करते, जनादेश को स्वीकार, इतने जिद्दी अहंकारी लोग हैं ये तो खिटपिट करेंगे, 4-5 दिन के बाद फिर सो जाएंगे। जी, आखिरी खबर में बात कर्नाटक की। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई और अब इसका गुस्सा आम जनता पर निकलने लगा है। कांग्रेस के सत्ता वाले सबसे बड़े राज्य कर्नाटक में जनता को अब पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से ये गुस्सा सहना पड़ेगा। कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा टैक्स लाद दिए हैं। इसी के साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़कर 102 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कहा जा रहा है कि जनता पर टैक्स का भार बढ़ाकर कांग्रेस सरकार पैसा जुटाएगी। क्या ये वाकई में गुस्सा है क्या? देखिए, बात बदले की नहीं है, गुस्से की भी नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि आप जब इलेक्शन में वादे करते हो तो बिल्कुल ही आपको ख्याल नहीं रहता है कि इकोनॉमी की हालत क्या है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए उस पे सालाना 40,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये उस वक्त भी कहा जा रहा था। आपने वादा कर दिया, वादा पूरा हो नहीं रहे हैं। चुनाव आप इसलिए हारे, वहां पे तो कहा जा रहा था कि एकदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, 28 में से 20 आ जाएंगी, कोई 22 बता रहा है, आए कुल जमा 9, डबल डिजिट पे भी नहीं पहुंचे। अब इनको बिल्कुल सही बात है, इनको लगेगा कि भाई हमने तो वादा किया, हम वादा पूरा नहीं कर सके इसलिए जनता ने वोट नहीं किया। तो वादा पूरा कैसे होगा? पैसे से ही होगा, खर्च करना पड़ेगा। पैसा कहां से आएगा? आप तो सब कुछ बर्बाद करने में जुड़े हुए हो। ऑलरेडी कर्नाटक को जो है एक डेवलप्ड स्टेट है, कर्ज से आपने लाद दिया है, तो पैसा तो फिर पब्लिक के पॉकेट से ही पॉकेटमारी की जाएगी। तो आपने 3 रुपए बढ़ा दिए डीजल के, एक साथ 3 रुपए। तो ये महंगाई का जो आप, और डीजल का बढ़ने का मतलब है सब्जियों के दाम, हर चीज का दाम बढ़ना। तो कर्नाटक में महंगाई शुरू हो गई। कारण बस एक ही है, ये राहुल गांधी जगह जगह जाकर के खटाखट कर रहे थे। तो अब
सटासट पॉकेटमारी कर रही है कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के अंदर। दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ही मुंह से गलती से निकल गया। जो चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर उन्होंने कह दिया कि भाई पैसे तो नहीं है हमारे पास, इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल में भी आपने वादा किया, पैसा नहीं है। तो ये वादा जो आप करते हो, इस पे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन सब को अब कोई इस तरह का कानून, इस तरह का गाइडलाइंस तय करना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता को इस तरह से बेवकूफ बना करके ये खटाखट ये कर दूंगा, खटाखट ये कर दूंगा, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।